Hello students, I am Dr. Vinita Rathore, Associate Professor Zoology, SMB Government PG College, Nathdwara. Today I am going to teach you general characteristics and classification of class Amphibia. Class Amphibia comes under the subphylum Vertebrata, which comes under the phylum Chordata of animal kingdom. What are amphibians? Amphibians क्या हैं? Amphibians वो जंतु हैं जो जल में भी रहते हैं और थल पर भी रहते हैं। ये क्लास उन एनिमल्स की है जो प्रथम बार पृथ्वी पर रहने के लिए अनुकूलित हुए। इससे पूर्व ये जल में रहने वाले जीवों के समान लक्षण रखने वाले जीव भी हैं। Amphibians are a class of animals just like reptilia, mammalia and birds. And when they hatch from their eggs, they'll have gills so that they can breathe in water. जब ये अंडों से बाहर निकलते हैं तब ये जल में होते हैं और इसी कारण से इनमें श्वसन हेतु गिल्स उपस्थित होते हैं। क्योंकि ये जल में भी रहते हैं इसलिए इन्हें तैरने की भी आवश्यकता होती है और इसी कारण से इनमें तैरने के लिए फिन्स भी उपस्थित होते हैं जैसे कि मछलियों में पाए जाते हैं। इनके शरीर को अगर हम देखें तो इनके शरीर में जैसे जैसे ग्रोथ होती है वृद्धि के साथ साथ इनके शरीर में लेग्स का डेवलपमेंट भी होता है और साथ ही साथ इनके लंग्स इस तरह से विकसित होते हैं कि वो पृथ्वी पर वायु को श्वसन हेतु आप उपयोग में ले सकते हैं। Where do amphibians live? Amphibians have adapted to live in a number of different habitats, including streams, forests, meadows, bogs, swamps, ponds, rainforests, and lakes. Most of them like to live in or near water and in damp areas. जो एम्फीबिया के जंतु हैं उनमें बहुत अलग अलग विविध प्रकार के वातावरणों में रहने का अनुकूलन उपस्थित होता है। इनमें से कई झीलों में, तालाबों में, झरनों में, नदियों में, जंगलों में रहते हैं, किंतु ज्यादातर इनका जीवन ऐसे नमी युक्त एरिया में होता है जिसके नजदीक कोई ना कोई जल का साधन उपस्थित हो। Of the living vertebrates, amphibians were the first to adapt to extended periods of time on land. Most still need fresh water at some point in the life cycle. These multiple habitat requirements are reflected in the complex life cycle of most, but not all species. There are three types of amphibians: anurans, which are without tail, urodales, which are with tail, and gymnophions, which are without legs. जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें से अगर हम देखें तो एम्फीबियंस जो जीव हैं वो पहले जीव हैं जिनमें पृथ्वी पर रहने के लिए अनुकूलन उपस्थित हुए। इनमें से ज्यादातर को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये बहुत अलग अलग तरह के हैबिटेट्स या वातावरण में रहते हैं इस कारण से इनका जो लाइफ साइकिल है वो कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स टाइप का लाइफ साइकिल होता है। एम्फीबियंस तीन प्रकार के हैं। पहले एन्यूरन्स जिनके अंदर पूंछ अनुपस्थित होती है, दूसरे यूरोडिल्स जिनके अंदर पूंछ उपस्थित होती है और तीसरा जिम्नोफियॉन्स जिनके अंदर पैर अनुपस्थित होते हैं। General characteristics of amphibians. Amphibians have no nails or claws. They have minimal number of teeth. Most of them have a tongue that is projectile and sticky. They spend first stage of their lives in water as tadpoles. They go through drastic changes during development caused by the changes in the hormones, and tadpoles are herbivores while the adults are carnivores. एम्फीबिया के जो जंतु हैं
उनके क्लॉज में नखर अनुपस्थित होते हैं। इनके मुख में दांतों की संख्या बहुत कम होती है। इनकी जो एक विशेषता है कि इनकी जिह्वा प्रोजेक्टाइल होती है, अर्थात ये अपनी जिह्वा को फोल्ड करके मुख में रखते हैं और जब भोजन ग्रहण करना होता है तो ये अपने मुख से उस जिह्वा को बाहर निकाल करके दूर स्थित भोजन को भी आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। इनकी जिह्वा काफी चिपचिपी होती है, जिसकी मदद से इस भोजन को पकड़ने में इन्हें सहायता मिलती है। इनके जीवन का जो प्रथम भाग होता है वो जल के अंदर व्यतीत होता है और जल के अंदर ये टैडपोल के रूप में अपने जीवन के प्रथम भाग को व्यतीत करते हैं। इनके जीवन में जब विकास की प्रक्रिया होती है तब बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जो टैडपोल अवस्था होती है, जो कि इसकी लार्वा अवस्था है, उसमें कई ऐसे संरचनाएं होती हैं जो एडल्ट अवस्था आते आते तक लुप्त हो जाती है। ये सारे जो चेंजेस उनके अंदर होते हैं मुख्य रूप से हार्मोन्स के कारण देखे जाते हैं। इनमें जो टैडपोल अवस्था है वो हर्बीवोर्स अर्थात शाकाहारी होती है और जैसे ही ये एडल्ट अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो ये शाकाहार से मांसाहार की ओर बढ़ जाते हैं, ये मांसाहारी हो जाते हैं। Amphibians are ectotherms. Ectotherms means they are the cold-blooded animals. During extreme environmental conditions, they either hibernate in the winters or estivate in the summers. Skin. The skin of amphibians is smooth and moist. They are provided with mucous glands, which prevents desiccation. The skin is very slippery, which makes them disease-free. Their skin is also provided with some poison glands, which produce diverse array of chemicals like epibetidine, lipid-soluble alkaloid, and non-addictive painkillers. एम्फीबिया के जो जंतु हैं वो कोल्ड ब्लडेड जंतु कहलाते हैं। जब वातावरण की परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं या ये कहें कि अत्यधिक शीत ऋतु में ये शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं और अत्यधिक ग्रीष्म ऋतु में ये ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाते हैं। त्वचा की अगर हम बात करें तो इनकी त्वचा चिकनी होती है और इनकी त्वचा में म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती हैं। म्यूकस ग्रंथियों की वजह से इनकी त्वचा शुष्क होने से बच जाती है। साथ ही साथ म्यूकस के कारण इनकी त्वचा बहुत चिकनी होती है, स्लिपरी होती है कि ये आसानी से पकड़ में नहीं आ पाते हैं और ये म्यूकस के कारण ये अपनी त्वचा को विभिन्न रोगों से भी सुरक्षित रख सकते हैं। इनकी त्वचा में म्यूकस ग्लैंड के अतिरिक्त विष ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। इन विष ग्रंथियों से विभिन्न प्रकार के पॉइजनस या हम कहें कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जिनकी वजह से ये अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। रेस्पिरेशन। The amphibians can respire through their skin. They have gills for respiration underwater and lungs when they are present on the earth. The first type of respiration is the cutaneous respiration. Cutaneous respiration is the respiration in which gaseous exchange occurs across the moist skin of amphibians. The pulmonary respiration, in which gaseous exchange occurs in paired lungs, which are too small for all gaseous exchange. The third type of the respiration is the aquatic respiration, which is done with the help of gills. The larval forms and the neotenics are respiring through their gills. Neoteny means the adults which retain juvenile characteristics. श्वसन, एम्फीबिया के अंदर श्वसन के लिए त्वचा, लंग्स तथा गिल्स तीनों के द्वारा ये श्वसन करते हैं। त्वचा के द्वारा गैसियस एक्सचेंज आसानी से हो जाता है। इनकी त्वचा नम होती है और गैसों का विनिमय करने में सक्षम होती है। लंग्स के द्वारा या फुफ्फुस के द्वारा ये
गैसियस एक्सचेंज करते हैं, गैसों का विनिमय इनमें संभव होता है, किंतु इनके जो लंग्स हैं वो बहुत बड़े नहीं होते हैं, छोटे होते हैं, जिसके द्वारा पूर्ण रूप से ये श्वसन नहीं कर पाते हैं। तीसरी है गिल्स। जब ये लार्वा अवस्था में होते हैं, उनमें जब जल में रहते हैं तब जल में श्वसन करने हेतु इनमें गिल्स उपस्थित रहते हैं। कुछ एम्फीबिया के जंतु नियोटिनी प्रदर्शित करते हैं। नियोटिनी अर्थात ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो कि जुवेनाइल्स के अंदर होना चाहिए, वह कैरेक्टरिस्टिक मेटामॉर्फोसिस के दौरान भी परिवर्तित ना हो और एडल्ट एनिमल के अंदर भी परिलक्षित होता है, तो इस अवस्था को हम नियोटिनी कहते हैं। तो उन जीवों को नियोटेनिक्स कहते हैं। इन नियोटेनिक्स में भी गिल्स श्वसन हेतु उपस्थित रहते हैं। फीडिंग या पोषण की अगर हम बात करें, टैडपोल्स या जो इसकी लार्वा अवस्था है वो शाकाहारी है, और जो एडल्ट अवस्था है उसमें ये मांसाहार ग्रहण करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र, इनका हृदय 3 खंडों का बना होता है, जिसमें 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल उपस्थित होता है। The amphibians have 3 chambered hearts which is having 2 atriums and 1 ventricle. Nervous system, sensory system and muscular system. The nervous system of amphibians is having very well developed brain which is attached with the dorsal nerve cord. The sensory receptors are located all over the skin. They are provided with very good vision since these animals are mainly vision feeders. That is, they have to use their sight to find and capture the food. They contain a well-developed muscular system. तंत्रिका तंत्र की अगर हम बात करें तो एम्फीबिया के जीवों में मस्तिष्क विकसित होता है, जो कि डॉर्सल नर्व कॉर्ड से जुड़ा रहता है। इनके संवेदी जो भाग हैं, त्वचा के ऊपर संवेदी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, संवेदांग पाए जाते हैं। इनमें देखने की शक्ति अच्छी होती है, क्योंकि भोजन को पकड़ने के पहले ये भोजन को ढूंढने का काम अपने नेत्रों के द्वारा ही करते हैं, इसलिए इनका जो दृष्टि वाला भाग है वो अच्छी तरह से विकसित होता है और इन्हें भोजन की तलाश पूरी करने में सहायक होता है। साथ ही साथ इनका जो मसल्स हैं, पेशी तंत्र है, वो भी अच्छी तरह से पूर्ण रूप से विकसित पेशी तंत्र पाया जाता है। Excretion. In amphibians, kidneys are present for the process of excretion. With the help of these kidneys, these animals filter their blood from the waste product. They excrete urine which travels from ureter to cloaca or to outside, or the urine can be stored in the urinary bladder. उत्सर्जन हेतु एम्फीबिया के जंतुओं में किडनीज पाई जाती हैं। किडनी के द्वारा इनके रुधिर का शुद्धिकरण हो जाता है और नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें छानने की प्रक्रिया किडनीज आसानी से संपादित करती हैं। जो यूरिन निर्मित होता है उसे मूत्र का त्याग करने हेतु ये यूरेटर, क्लोएका और सीधे शरीर से बाहर भी मूत्र त्याग कर सकते हैं, अथवा मूत्र को यूरिनरी ब्लैडर के अंदर संग्रहित करके रखा जा सकता है, जिसे समय समय पर शरीर से बाहर निष्कासित किया जा सकता है। रिप्रोडक्शन या प्रजनन। एम्फीबिया के जंतुओं में बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है, जो कि नमी युक्त वातावरण में संपादित की जाती है। क्योंकि बाह्य निषेचन होता है, अतः जल या नमी युक्त वातावरण का होना अत्यंत आवश्यक होता है। सैलामेंडर्स ऐसे जीव हैं जो अपवाद स्वरूप हैं, जिनमें बाह्य निषेचन न होकर के अंतः निषेचन की प्रक्रिया होती है। एम्फीबिया वर्ग के जंतुओं के जो अंडे हैं वो एक जेली के समान पदार्थ के रूप में पानी में दिए जाते हैं।
इनके विकास के क्रम में देखा जाए तो एक लार्वल अवस्था होती है जिसे सामान्यतया टैडपोल अवस्था कहा जाता है, और फिर विकास मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया के द्वारा होता है जिसमें कायांतरण की प्रक्रिया होती है और अडल्ट जंतु में ये परिवर्तित हो जाता है। Reproduction. In amphibians, external fertilization occurs which requires moist environment. Exception to the external fertilization are salamanders, in which internal fertilization takes place. They lay eggs in the form of jelly-like substance which are laid in the water. The offsprings develop through a process which is called as metamorphosis. Vocalization या ध्वनि उत्पादन. Sound production is primarily a reproductive function of male anurans. These calls attract females to breeding areas and to announce to the other males that a given territory is occupied. These calls may also cause some hormonal changes internally to occur. Sounds are caused by air being forced from the lungs over the vocal cords and cartilages of the larynx, causing them to vibrate. एम्फीबिया के जंतुओं में ध्वनि उत्पादन की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। मुख्य रूप से जो एन्यूरा के जंतु हैं, उनके नर जंतुओं के द्वारा ध्वनि उत्पादन किया जाता है। ध्वनि के द्वारा ये अपने क्षेत्र में उपस्थित जो फीमेल एन्यूरन्स होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य करते हैं, साथ ही साथ अपने ही वर्ग के दूसरे नर जंतुओं को ये प्रदर्शित करते हैं कि ये क्षेत्र उनके द्वारा संग्रहित कर लिया गया है, अब ये उनके अधिकार क्षेत्र में है। इन आवाजों के द्वारा एम्फीबिया के जंतुओं में कुछ हार्मोन्स में परिवर्तन होता है जो अंदर इनके प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। जो ध्वनि उत्पन्न करने की प्रक्रिया है उसे करने हेतु जब लंग्स के अंदर वायु प्रविष्ट होती है तो इसके वोकल कॉर्ड के जो कार्टिलेज होते हैं और जो लैरिंक्स की कार्टिलेज होते हैं, वोकल कॉर्ड्स और कार्टिलेज दोनों हिलते हैं, वाइब्रेट होते हैं, जिसकी वजह से इनके टर टर करने की आवाज का उत्पादन किया जाता है। Class Amphibia is classified into 3 different orders: Anura, Urodila, and Apoda. The anurans are the amphibians which are not having tail. The tail is absent in these animals. Fertilization is external and the development here is indirect. It means some of the larval stage is definitely there in their life cycle. The examples are Rana tigrina, Bufo, Hyla, Pipa, Elytis. The second order is Urodila. Urodila are the animals which are provided with a tail. Tail is present in these animals. Divergence in respiratory mechanism can be seen among Urodiles. Their fertilization is internal. The examples are Ambystoma, Salamandra, and Amphioma. The third order is Apoda. A means absence, poda means legs. So these are the animals in which legs are absent. They are the legless amphibians. They are leading to a burrowing life or aquatic life. They are tropical. Internal fertilization occurs in them. Most of them are oviparous and few species are viviparous. The examples are Ichthyophis and Ureoichthyophilus. एम्फीबिया क्लास का वर्गीकरण 3 ऑर्डर्स के द्वारा किया जाता है। पहला ऑर्डर एन्यूरा, दूसरा यूरोडिला और तीसरा एपोडा। एन्यूरा के जो जंतु हैं इनमें पूंछ अनुपस्थित होती है, निषेचन बाह्य निषेचन होता है और विकास जो है अप्रत्यक्ष विकास होता है, अर्थात
इनके जीवन चक्र में लार्वा अवस्था का समावेश होता है। उदाहरण के तौर पर राना, बुफो, हाइला, पाइपा एंड एलाइटस इस ऑर्डर के उदाहरण हैं। यूरोडेला में वे जंतु समाविष्ट किए जाते हैं जिनके अंदर पूंछ उपस्थित होती है। इनका जो श्वसन का तंत्र है या श्वसन की प्रक्रिया है, विभिन्न प्रकार से ये श्वसन करते हैं और साथ ही साथ इनमें निषेचन की प्रक्रिया अंतः निषेचन के द्वारा संपादित की जाती है। उदाहरण एम्बाइस्टोमा, सैलामेंड्रा एंड एम्फ्यूमा। एपोडा के अंतर्गत वे जीव आते हैं जिनके अंदर पैर या पांव अनुपस्थित होते हैं। ये अपना जीवन या तो बिल में या जल के अंदर व्यतीत करते हैं। इनके अंदर अंतः निषेचन की प्रक्रिया होती है। ये अंडजनक या जीवजनक हो सकते हैं। उदाहरण इक्थियोफिस एंड यूरोइक्थियोफिलस।